अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज मैं सीपीसी का लेक्चर का आगाज़ करता हूं। जैसा कि सीपीसी में 51 आर्डर है और सेक्शन 158 है। सबसे पहले आर्डर को आप किस तरह याद कर सकते हो? आर्डर को अगर आप ये इजी ट्रिक में आपको बताता हूं कि आर्डर को आप आसानी के साथ इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आसान तरीका बताता हूँ। जो आसान तरीका मैंने हज़ किया है सीपीसी पढ़ने के लिए। अगर सीपीसी की बुक आप देखोगे तो आप बुक को देख के आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको कौन पढ़ेगा। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड इजी है, बहुत अच्छा लिखा है। अगर आप इसको ट्रिकली पढ़े तो आपको आसानी के साथ आपको इस सीपीसी की समझ आएगी। अब प्लेंटिफ कौन होता है और डिफेंडेंट कौन होता है? प्लेंटिफ वो होता है एग्रीव पार्टी। डिफेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर प्लेंटिफ कोई क्लेम करे, या सूट प्रॉपर्टी का हो, स्पेसिफिक परफॉर्मे का हो, जो भी सूट हो जो सिविल रिलेटेड हो, तो प्लेंटिफ सूट करता है और डिफेंडेंट के अगेंस्ट करता है। और सबसे पहले इस चीज़ को कौन डील करता है? इसको डील करता है ऑर्डर 1, पार्टी टू सूट। इसके बाद आ जाता है ऑर्डर 2, जो सूट होता है। कोर्ट में आप इंस्टीट्यूट करोगे फ्रेमिंग ऑफ सूट। इसके बाद आता है ऑर्डर 3। आप रिकग्नाइज एजेंट या प्लीडर को आप अपॉइंट करते हो, किसी वकील को मुंतखब करते हो अपने सूट दावा करने के लिए। तो आप प्लीडर को मुंतखब करते हो, वो कोर्ट में जाके आपका केस फाइल करे और आपकी जगह पेश होगा। तो ये ऑर्डर 3 इसको डील करता है। अब आ गया प्लेंट जो है, आप ऑर्डर 3 के बाद अब जब अपने वकील साहब के पास जाएंगे और उसको बताएंगे, या आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो वो सारी चीज़ें तो आपको तो बताएगा, लेकिन आप किस तरह कोर्ट को बताओगे? आप प्लेंट के ज़रिए कोर्ट को रिटन फॉर्म में देंगे। इसके लिए सीपीसी का जो है ऑर्डर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, जो कोर्ट में आप सूट फाइल करते हो। ऑर्डर 5, जब आप सूट कोर्ट में फाइल करते हो तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है, इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ये इशू एंड सर्विस ऑफ समन जो है, सूट के बाद कोर्ट जो है डिफेंडेंट को समन या नोटिस जारी करता है, और उस नोटिस में डिफेंडेंट को कहता है कि आप कोर्ट में आ जाए और आपके खिलाफ प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया हुआ है। तो जब प्लेंटिफ कोर्ट में जब डिफेंडेंट जब डिफेंडेंट कोर्ट में आएगा तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट देगा। तो इसको डील करता है प्लीडिंग टू रेलिवेंट प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट को, यानी कि ऑर्डर 6 में प्लीडिंग प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को कहता है। ऑर्डर 7 प्लेंट को डील करता है और प्लेंट के कवानीन को डील कर रहा है।
ऑर्डर 8 जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट को डील करता है। ऑर्डर 9 अपीयरेंस ऑफ पार्टी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब जी है ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी बाय द कोर्ट। कोर्ट पार्टी को एग्जामिन करेगा कि पूछेगा कि भाई आपने प्लान किया है, और डिफेंडर से पूछेगा कि आपने रिटर्न स्टेटमेंट दी है, एक दूसरे के ऊपर आपने जो एलिगेशन किए है इन दोनों के ऊपर वो क्वेश्चन करेंगे। और ऑर्डर 11 डील करते हैं डिस्कवरी को एंड इंस्पेक्शन को। और ऑर्डर 12 जो है वो एडमिशन को डील करता है। और ऑर्डर 13 जो है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि ये 3, 11, 12, 13 जो है, जो भी डॉक्यूमेंट प्लान के साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, कोर्ट उसको मंगवा भी सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सीन भी कर सकता है और सीन के बाद रिटर्न भी कर सकता है। ऐसी सिचुएशन के बाद वो कोर्ट उसको डॉक्यूमेंट वापस कर सकता है। और उसके बाद कोर्ट जो सूट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसके नॉलेज में आ जाते हैं, तो फिर कोर्ट ऑर्डर 14 के तहत फ्रेमिंग ऑफ इशू करता है। यानी कि प्लेंटिफ को क्या साबित करना है और डिफेंडेंट को क्या साबित करना है। यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू जो है वो 2 तरीक़ों के साथ होते हैं। पहला इशू जो होता है इशू ऑफ फैक्ट होता है, और सेकंड जो टाइप ऑफ इशू है इशू ऑफ लॉ है। फैक्ट का जो इशू है वो तो चलो अखज़ कर लेता है प्लान से और रिटर्न स्टेटमेंट से, वो अखज़ किया जाता है, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए इशू ऑफ लॉ भी कोर्ट उठाता है, क्योंकि वो उसको देखना चाहिए कि ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, या बार्ड बाय लॉ है या नहीं है, क्या ये प्रॉपर फॉर्म है या नहीं है, बार बाय सूट है या नहीं है। इसी तरह के इशू ऑफ लॉ भी है। और ऑर्डर 15 जो है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हेयरिंग। जब कोर्ट की प्रिलिमिनरी ड्यूटी होती है कि कोई सूट कोर्ट में आए और वो सूट चलने के काबिल नहीं हो, तो फर्स्ट हेयरिंग में कोर्ट सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ऑर्डर 16 समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस है। ये जिस तरह हमने पीछे जिक्र किया था ऑर्डर 5 में, डिफेंडेंट के पीछे जो समन जाता है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है विटनेसेस को भी, जो प्लेंट के विटनेसेस हैं उनको भी समन इशू करते हैं, और जो डिफेंडेंट के विटनेसेस है उनको भी समन इशू करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो है प्लेंटिफ के जो सम विटनेसेस है उसको पहले इशू करता है। जब प्लेंटिफ की एविडेंस ख़त्म हो जाता है तो फिर डिफेंडेंट के विटनेसेस को समन जारी करता है, कोर्ट इशू करता है। ऑर्डर 17 अगर कोर्ट में कोई विटनेसेस ना आए या विटनेसेस एग्जामिनेशन ना हो तो कोर्ट उसको एडजर्न कर लेता है। ऑर्डर 18 हियरिंग ऑफ द सूट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। और ऑर्डर 18 जो है 17 के अनुसार, यानी कि 17 एडजर्नमेंट जो मिलती है आपको, तो आपको लाजमी करार देता है कि नेक्स्ट हेयरिंग में आपको विटनेस को एग्जामिन करना है। ऑर्डर 19 एफिडेविट के रिलेटिव है, जो आप अपना स्टेटमेंट या एग्जामिनेशन इन चीफ आप एक एफिडेविट यानी स्टाम्प पेपर पे भी
लिख के कोर्ट में जमा कर सकते हो। ऑर्डर 20 जो है जजमेंट एंड डिग्री, जब प्रो कांटा एविडेंस ख़त्म हो जाता है तो कोर्ट ऑर्डर 20 के तहत जजमेंट अपना और या डिग्री जारी करता है। ऑर्डर 21 जो रिलेटिव है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री और जजमेंट ऑर्डर एंड सो, तो एग्जीक्यूट जो कोर्ट डिग्री दे देता है प्लेंटिफ को, तो कोर्ट उसी डिग्री को फिर ऑर्डर 21 के तहत एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करता है। ऑर्डर 22 डेट मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टी, या कोई पार्टी मर जाए दौरान शादी के बाद, उसकी शादी हो चुकी हो और मर जाए, या वो इतना गरीब हो जाए कि उसके पास वकील का फीस पे करने के लिए कुछ ना हो, या वैसे ऑर्डर 22 उसके रिलेटिव है, तो फिर कोर्ट कहता है इसके लिए ऑर्डर 23 विड्रावल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, आप सूट को विड्रा कर सकते हो और जब आपकी हालात ठीक हो जाए तो दोबारा भी आप सूट कर सकते हो फ्रेश ग्राउंड के साथ विद ड्यू परमिशन ऑफ कोर्ट, या आप किसी और सूरत में भी आपकी केस में कोई कमी कोताही रह चुकी हो तो आप विद ड्यू परमिशन ऑफ कोर्ट नया सूट भी कर सकते हो। ऑर्डर 24 पेमेंट इनटू कोर्ट, यानी कि आप कोर्ट फीस वगैरह या ये चीज़ कोई पे नहीं कर सकते, या इसके लिए फिर सिक्योरिटी फॉर कास्ट, कोई कास्ट पे नहीं कर सकते, या अदर मैटर जो कोर्ट कर रही हो तो वो आप पे नहीं कर सकते, या कास्ट के पैसे भी आप जमा नहीं कर सकते, या कोई ऐसा इशू आ जाए इसके बाद कोर्ट कमीशन अपॉइंट करता है। ऑर्डर 26 के तहत कमीशन अपॉइंट करता है, वो कमीशन स्पॉट इन्फेक्शन करके एविडेंस को रिकॉर्ड करके कोर्ट के सामने ला सकता है। ऑर्डर 27 सूट by or against the government or public officer in their official capacity, आया आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी सूट कर सकते हो इसके, या पब्लिक कोई ऑफिसर गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम हो और किस कैपेसिटी में आप उसके अगेंस्ट सूट कर सकते हो, तो इसको डील करता है ऑर्डर 27। ऑर्डर 28 जो डील करता है सूट बाय और अगेंस्ट मिलिट्री, आप मिलिट्री के अगेंस्ट जो सूट कराओगे उसको ऑर्डर 28 डील करेगा। ऑर्डर 29 जो है सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन, आप किसी भी कॉरपोरेशन को अगेंस्ट सूट फाइल करोगे तो उसको ऑर्डर 29 डील करेगा। ऑर्डर 30 जो है सूट बाय अगेंस्ट फर्म, अब किसी भी फर्म के अगेंस्ट सूट करोगे उसको डील करेगा ऑर्डर 30। ऑर्डर 31 सूट बाय अगेंस्ट ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर या ट्रस्टी। ऑर्डर 31 अगर आप किसी ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर के खिलाफ सूट करोगे उसको डील करेगा ऑर्डर 31। ऑर्डर 32 सूट बाय अगेंस्ट माइनर, या ऑर्डर 32 सूट उस सूट को डील करेगा, या आप किसी माइनर के खिलाफ या अनसाउंड पर्सन के खिलाफ सूट फाइल करोगे। ऑर्डर 33 उस चीज़ को डील करता है सूट बाय इंडिकेट पर्सन। अब आ गया जी ऑर्डर 34 सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा
अपना जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रखे या रेंट पे रखे तो ये आर्डर 34 उसके रिलेटेड सूट के काम आता है। आर्डर 35 जो है इंटर प्लीडर, अगर कोई ऐसा इशू आ जाए जिसमें कोर्ट को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आता हो या उसको मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो वो इंटर प्लीडर को ज्वाइन कर सकता है। आर्डर 36 जो है वो स्पेशल केस को डील करता है। आर्डर 37 जो है समरी प्रोसीजर है और समरी प्रोसीजर में आर्डर 37 की सूट जो है वो जो समरी ट्रायल होता है, जो चेक वगैरह केसेस जो होते हैं पर नोट के होते हैं, जो डायरेक्ट जो है सेशन कोर्ट में इंस्टीट्यूट होते हैं तो वो समरी प्रोसीजर में आते हैं। आर्डर 38 जो है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, अगर कोर्ट किसी भी डिफेंडेंट को या जेडी को गिल्टी माने तो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। आर्डर 39 जो है वो टेम्पररी इंजेक्शन को डील करता है और टेम्पररी इंजेक्शन के 3 इंग्रेडिएंट्स है। नंबर फर्स्ट जो है प्रिमा फेसाई है और नंबर सेकंड जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है और नंबर 3 जो है इर्रेपरेबल लॉस है। जिस तरह के आप एक सूट जो है टेम्पररी इंजेक्शन को कोर्ट में लेके जाते हो किसी भी फैक्ट के तहत, जैसा कि आपके प्रॉपर्टी पर कोई इंक्रोचमेंट करता है आपकी विदाउट परमिशन, तो आप कोर्ट में जाके भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है और ये मेरा डॉक्यूमेंट है और ये मेरा प्रिमा फेसाई का केस है और मेरे पोजीशन पे ये कब्ज़ा कर रहा है, तो काइंडली मुझे टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट की जाए और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए इसकी जो एक्ट है। और आर्डर 40 जो है वो रिसीवर है। ऑर्डर 41, ऑर्डर 42 ओरिजिनल एंड एपिलेंट डिग्री को रिलेटेड है और ऑर्डर 42 जो है अपील फ्रॉम ऑर्डर है और ऑर्डर 44 जो है प्रॉपर अपील है। ऑर्डर 45 जो है अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट है। ऑर्डर 46 जो है रेफरेंस है। ऑर्डर 47 रिव्यू है और ऑर्डर 48 मिसलेनियस एप्लीकेशन है और ऑर्डर 49 चार्टर हाई कोर्ट्स है। ऑर्डर 50 प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट है और ऑर्डर 51 है प्रेसिडेंसी ऑफ स्मॉल काज कोर्ट। इतना इजी तरीके के साथ मैंने समझाया है और अगले पार्ट 2 के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पार्ट 2 में मैं डीपली आपको इन ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। वस्सलाम।